नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे खास मेहमान हैं श्री शांताराम नाइक जी, जो स्टैंडिंग कमेटी न्याय और कानून मंत्रालय से जुड़ी हुई है, उसके चेयरमैन हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शांताराम नाइक जी तर्कश कार्यक्रम में आपका। बातचीत की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, कानून और न्याय संबंधी मंत्रालय से जुड़ी हुई। आपके पास कई कानून समीक्षा के लिए आते हैं, उस पर आपकी कमेटी सुझाव देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उस पर सरकार ने और कुल मिलाकर अगर बात करें संसद ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। जब राजीव जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने करप्शन लॉ का अमेंडमेंट लाया था 1988 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अभी इतने साल से जो देश में करप्शन वाला कानून है वो राजीव जी ने लाया था, और जो संस्थाएं सीबीआई हो, पुलिस हो, कोई भी हो, आज तक जो कानून इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजीव जी ने लाया हुआ कानून। कल जब लोकपाल बनेगा, उस लोकपाल को भी यही कानून का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लोकपाल में करप्शन के बारे में प्रावधान नहीं है। लोकपाल एक सिर्फ अथॉरिटी है, कानून है ये कानून जो 1988 वाला है। सो शुरुआत वहीं से हमने करप्शन के बारे में एक दिशा दी थी। उसके बारे में आरटीआई आ गया। आरटीआई मतलब लोग कह रहे हैं अपने पैर पर आपने उन्हें कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है, लेकिन हमारे लीडरों ने कहा अपने ऊपर भी कुल्हाड़ी मारी, आप ढूंढ लीजिए, हमारे ऊपर कुछ है तो ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरटीआई में जो ट्रांसपेरेंसी लाई है, एक बढ़िया रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है एंटी करप्शन के बाद। उसके बाद हमने लाया है सिटीजन चार्टर बिल। ये एक अत्यंत रेवोल्यूशनरी कानून है। इसके तहत क्या होता है, मैं एक मिनट में बताता हूँ। कोई भी सरकार के दफ्तर में कोई भी आदमी जाता है तो उसको एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा, उसको मार्गदर्शन करेगा, आपका अधिकार क्या है, कहाँ डॉक्यूमेंट मिलेंगे, कहाँ अर्जी करना है, अर्जी किया नहीं तो उसको लिख के देंगे। और हर एक अर्जी के लिए, मतलब किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, सर्वे डॉक्यूमेंट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी चाहिए, हर एक के लिए एक टाइम पीरियड कानून में दिया हुआ होगा, सर्कुलर में नहीं, कानून में। अभी कुछ जगह सर्कुलर इशू के, लेकिन कानून होगा। और जो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है इस सर्टिफिकेट टाइम पे देने की, अगर वो नहीं देता है तो 50,000 तक जुर्माना उसको दंडित तो आप ये कह रहे हैं कि इस कानून के तहत जो आम आदमी है उसके शिकायत का निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। आपने कहा कि राजीव गांधी एंटी करप्शन कानून दिया इस देश को, और वो कानून आज तक काम कर रहा है। लोकपाल कल को बन भी जाता है तो उसी कानून का इस्तेमाल होगा। लेकिन लोकपाल का आपने जब जिक्र छेड़ा, लोकपाल बिल एक बड़ा मुद्दा बना, उसको लेके कुछ लोगों ने आंदोलन चलाया। लेकिन आमतौर पर अगर राजनीतिक आम सहमति की भी बात करें, संसद ने एक बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि लोकपाल बिल पास होना चाहिए, लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए। उसके बावजूद आज तक तमाम राजनीतिक आम सहमति के बाद भी लोकपाल बिल अब सिलेक्ट कमेटी के पास है। क्या कारण है कि राजनीतिक आम सहमति है, आम लोग चाहते हैं, उस पर बड़ा आंदोलन चला, सरकार के सामने एक बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद लोकपाल अभी भी नहीं बन पाया है, उसकी स्थापना? आपको मालूम होगा ये बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी में था, मैं उसका मेंबर था। स्टैंडिंग कमेटी में अभिजीत सिंघवी जी थे चेयरपर्सन। हमने पूरी मेहनत करके कानून बनाया। लोकसभा में वो पारित हो गया कुछ अमेंडमेंट के साथ। जब राज्यसभा में आया तो मेंबरों ने कहा इस पर और चर्चा होनी चाहिए, और ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी ने पारित किया है वो सिलेक्ट कमेटी पे जाना चाहिए। तो उन्होंने राज्यसभा ने सिलेक्ट कमेटी में भेजा है, उसका भी मैं सदस्य हूँ। हम कई दिन हो गए एक एक बारीकियां देख के हम काम कर रहे हैं। मुझे दुख होता है जिन्होंने इसका आंदोलन छेड़ा था उसको भी इसकी चिंता भी नहीं है, वो पूछते भी नहीं है आपका काम कहाँ तक पहुँचा है, भला हो बुरा हो कुछ भी हो, किस पर क्या राय आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, किसी को चिंता नहीं, इसका दुख है। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं और हम वो लोकपाल बिल को ठीक तरह से अच्छी तरह ढंग से फिर गवर्नमेंट के साथ
अमेंडमेंट करके उनको हम पेश करेंगे। बाकी लोगों की इतनी सहमति क्यों नहीं होती है वो मुझे पता नहीं, पर लेकिन जिन्होंने आंदोलन छेड़ा था उनको इसके बारे में कोई अभी नहीं पड़ी, इसका दुख होता है। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि क्योंकि जो इस बिल को लेकर आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वो हर राजनीतिक दल की तरफ उंगली उठा रहे थे, हर राजनीतिक दल अनकंफर्टेबल था उनके साथ, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों ने इस बिल को ठंडे बस्ते में रखने के लिए एक आम सहमति बनाई है संसद। ठंडे बस्ते में कितनी देर तक आप रख सकते हैं? हाँ, महीनों तक, सालों तक नहीं दे सकते। अभी तो संसद में आ जाएगा, हाँ, उसके बाद तो डिस्कशन करना होगा। कितना अपने स्टैंडिंग कमेटी के बाद, सिलेक्ट कमेटी के बाद और दूसरी कमेटी के बाद जा सकता है क्या? नहीं सकता। लेकिन आम सम्मति वो तो होनी चाहिए, नहीं तो पारित कैसे होगा? तो आप कह रहे हैं कि जो संसदीय प्रक्रिया है कानून बनाने वो तो चल रही है, वो पूरी होनी इनका जो आंदोलन छेड़ रहे थे उनका ये था कि हम रास्ते पर बनाएंगे बिल, वो रास्ते पर जो बनाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। इस तरह, और संसद को वो मानते नहीं थे, एमपी को मानते नहीं थे, एमपी को घेराव करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। हम तो पूरी प्रक्रिया के साथ बारीकियां देख के वो कानून बना रहे हैं। आपने कहा कि सिटीजन चार्टर बिल आ रहा है जिसमें आम आदमी की अगर कोई शिकायत है उसमें समयबद्ध तरीके से प्रशासन को जवाब देना होगा, उस आम आदमी की शिकायत को दूर करना होगा, नहीं तो उस अधिकारी के खिलाफ फाइन होगा और डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। जी, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। वो बात आपकी जायज है। एक और महत्वपूर्ण बिल जिसकी चर्चा होती है, विसल ब्लोअर बिल, वो भी एक इम्पोर्टेंट बिल है। इसमें क्या है, मैं एक संक्षिप्त में बताता हूँ। किसी भी एम्प्लॉई को, चाहे प्यून भी हो, उसको लगता है कि अपना बॉस कोई गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको अधिकार होगा उसके खिलाफ कंप्लेन करने का। कंप्लेन करने के बाद ये भी हो सकता है कि वो बॉस उसको मेमो दे देगा। इसलिए उसमें प्रावधान है कि जो विसल ब्लोअर, वो विसल ब्लोअर बन गया ना जी, इसको पूरा संरक्षण सरकार देगी। और इस तरह से अंदर की बात जो हो डिपार्टमेंट की, जो बाहर सहसा किसी को पता नहीं चलती, इसमें ये प्रावधान है कि वो चीजें, गलत चीजें बाहर आ जाए। सो ये कानून तो पारित करना है, जल्द से जल्द पारित करना है। बाकी विरोधी पक्ष लोगों को भी उनको सहकार देना है। लेकिन इस बिल के कुछ प्रावधान पर शायद कुछ आपत्ति है। फ्रिवलेस कंप्लेंट को लेकर जो प्रावधान है उस पर अभी राजनीतिक सहमति बनाने की जरूरत है। उसको भी, कोई भी फ्रिवलेस कंप्लेंट उसमें एंटरटेन नहीं हो जाती। उसमें एक प्रोसीजर है। फ्रिवलेस कंप्लेंट अगर है वो कैसे पहचाना जा सकता है, उसके बाद क्या है, ये तो होता है ना, हर जगह फ्रिवलेस कंप्लेंट होते ही हैं, आज पुलिस स्टेशन में भी होते हैं। उसको क्या करेंगे? तो जितना कंट्रोल उस तरह की चीजें प्रिवेंट करने में लगानी चाहिए, उतना तो कंट्रोल कानून के हिसाब से वो करेंगे ही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फ्रिवलेस कंप्लेंट रोकने के लिए जो प्रावधान किए जा रहे हैं उससे डिस्करेज होंगे वो लोग जो विसल ब्लोअर बनना चाहते हैं। नहीं, इतना तो नहीं। मतलब फ्रिवलेस कंप्लेंट के बाद कोई तो कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल दिया तो बाद में कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे भी प्रावधान नहीं होने चाहिए कि फ्रिवलेस ये कंप्लेंट वाला कोई आगे ही नहीं आ जाए। इतना स्ट्रॉन्ग अगर कोई प्रावधान है इनके खिलाफ तो मैं आप सकता, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शांताराम नाइक जी, आपसे ये बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तर्कश में आज हमारे मेहमान हैं शांताराम नाइक जी। शांताराम नाइक जी, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार ने कई बिल इंट्रोड्यूस किए, कई बिल तैयार किए। आपकी जो स्थायी समिति है, संसदीय स्थायी समिति कानून और न्याय मंत्रालय से जुड़ी हुई, उसने भी बहुत सारे सुझाव दिए, इन बिलों पर विचार विमर्श किया। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि ये सारे बिल और इसके अलावा भी और कई सारे महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो पेंडिंग है। पिछला पूरा सेशन जो है वो
पार्लियामेंट में किसी तरह का डिबेट डिस्कशन नहीं हो पाया है। वैसे में कैसे ये उम्मीद की जाए कि भ्रष्टाचार से लड़ने की जो तैयारी सरकार या संसद कर रही है उसको लेकर सरकार और संसद गंभीर है? इसमें संसद तो गंभीर है, सरकार ही गंभीर है, लेकिन देखिए कुछ एमपीस अगर वेल में आते हैं तो सभापति क्या कर सकता है? तो हाउस एडजर्न करने की सलाह उनके हाथ में तो विरोधी पक्ष को की जिम्मेदार होते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट पे हो, चर्चा होनी चाहिए। आप कुछ भी कहिए, आपको फ्रीडम है देश में, आप उसमें बदल करना चाहते हैं, आप किसको दोषी कहना चाहते हैं तो आप दोषी भी कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जब कल एक बात कही, अच्छी बात कही, अगर हम देश भर में ये न्यूज़ फैलाएं कि हम भ्रष्ट देश है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा? पूरे देश में अपनी बदनामी होगी। जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कानून है अपने, लेकिन सुबह से शाम तक सब पूरी दुनिया को हम बताएं कि हम सिर्फ भ्रष्ट है और कुछ भी नहीं है, ये कैसे हो सकता? अभी गोवा में की बात कर रहा हूँ मैं, माइनिंग के बारे में। जो कोई गुनहगार है उनको शासन तो होना चाहिए, लेकिन कोई जब कहता है पूरी दुनिया को गोवा कितना खराब है, गोवा वाले कितने खराब है, तो गोवा में आएगा कौन? सब टूरिस्ट लोग जो है वो थाईलैंड जाएंगे, मलेशिया जाएंगे और दूसरे साउथ में जाएंगे, केरला जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे। लेकिन शांताराम नाइक जी, अगर ये चर्चा हो रही है कि गोवा में माइनिंग स्कैम हुआ है, तो क्योंकि वहाँ माइनिंग स्कैम हुआ है तभी ये चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, माइनिंग वायलेशंस हुए हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। और कांग्रेस ने भी पूरी शुरू से ही एक पवित्र स्टैंड लिया था, कोई भी हो, हमारे पार्टी के भी लोग हो, अगर गिल्टी है उनको शासन होना चाहिए। क्योंकि अपोजिशन वालों ने कहा, मैं 1 मिनट में लेता हूँ, अपोजिशन वालों ने ये लिया था कि गोवा में माइनिंग है, कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर जब विधानसभा में वो पक्ष सत्ता में आ गया जो हम पर आरोप कर रहे थे, वो पक्ष जब सत्ता में आ गया, जानते हो उनके पक्ष के लीडर ने क्या कहा? गोवा में कोई भी इलीगल माइन नहीं है, नंबर 1 स्टेटमेंट। और विद्यमान असेंबली का या पिछले असेंबली का कोई भी सदस्य इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, पूरा 1 साल गया इलीगल माइनिंग की बात करते हुए, हमको सत्ता से हटा दिया, और सत्ता से हटाने के बाद दूसरे सेशन में, असेंबली सेशन में, गोवा के मुख्यमंत्री कहते हैं क्लीन चिट दे रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको क्लीन चिट। खुद हमने अपने ये कह रहे हैं कि अगर करप्शन के मामले सामने आते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हुई है, लेकिन इसको इस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे कि भारत एक करप्ट देश है, इससे भारत की इमेज को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सवाल ये है शांताराम नाइक जी कि जो मैं आपसे पहले भी कर रहा था कि संसद ठप हो जाती है, कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं, आप करप्शन से जुड़े हुए बिलों को अगर छोड़ भी दें, आप स्थायी समिति के चेयरमैन हैं, उसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, लैंड एक्विजिशन बिल है, जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इतने इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, ये सारे बिल पेंडिंग हैं, इनके ऊपर अभी भी काम बाकी होना है, फैसले होने हैं। ऐसे में ये जो इमेज को सुधारने की बात है, कैसे होगी? नहीं, क्वेश्चन इसमें विरोधी पक्ष के संसद सदस्यों ने सहकार करना चाहिए। देखिए, लैंड एक्विजिशन का बिल जो है वो कितना अच्छा बिल है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। उसमें ऐसा है कि कोई भी ज़मीन आप अभी प्राइवेट इस्तेमाल के लिए नहीं ले सकेंगे एक्सेप्ट ऑन अ लिमिटेड थिंग। ये इशू अभी डिबेटेबल है, लेकिन मूल प्रावधान तो है कि आप जब चाहे प्राइवेट के लिए लैंड नहीं सकते। जो लैंड आप एक्वायर करते हैं उसका सोशल इम्पैक्ट एसेस किया जाएगा, किसको क्या नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर उसमें एक किसी का प्लॉट है, मकान बिकाना है, पहले क्या करते थे, लैंड का प्राइस उनको देते थे, मकान का प्राइस थोड़ा सा अलग देते थे, चलो जाओ। अब ये नहीं, जिसका घर है उसमें उसको अल्टरनेट प्लॉट दिया जाएगा मकान बनने के लिए। अगर उस पर कोई इंडस्ट्री उभरती है तो उसमें उन लोगों को प्रावधान दिया जाएगा।
कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन बिल में इस बात का ध्यान रखने की कोशिश है कि किसान को उसका वाजिब हिस्सेदारी विकास में सुनिश्चित की जा सके। ये बात सही है। आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहूँगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, बहुत सालों से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात चल रही है और जो राजनीति में करप्शन है या अपराधीकरण है उसको ख़त्म करने के लिए ये माना जाता है कि चुनाव सुधार जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों आपकी पार्टी के कानून मंत्री थे वीरप्पा मोइली साहब, वो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया उसमें। उसके बाद चुनाव आयोग ने बहुत नेशनल लेवल पे सेमिनार्स कराए और एक सहमति पर पहुंचने की कोशिश की। कई प्रस्ताव पेंडिंग है सरकार के सामने। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी है सरकार को। आज तक वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की फुर्सत सरकार को नहीं मिली। नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग बहुत सारे हो गए, लेकिन इसमें एक मत नहीं होता है। देखिए, हम कोलिशन में हैं। कल अगर हम कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, मेरा एक निजी मत मैं व्यक्त करता हूँ, मुझे लगता है किसी के ऊपर अगर एक चार्जशीट हो और जिसका जो गुनाह ऐसा हो जिससे 7 साल से अधिक उसको शिक्षा हो सकती है, ऐसा चार्जशीट है, और जो चार्जशीट जुडिशियरी ने कंफर्म किया हो, इस तरह का आदमी को चुनाव लड़ने में मना करना चाहिए। अभी वो प्रावधान नहीं है। अभी का प्रावधान क्या है? किसी को कन्विक्ट होना चाहिए, 2 साल की सजा होनी चाहिए, और कुछ 1 2 3 कानून हैं छोटे मोटे, उसमें 1 दिन का भी सजा होता है तो डिस्क्वालीफाई होता है। लेकिन मेरा कहना है, चार्जशीट अगर बढ़िया चार्जशीट, मतलब स्ट्रॉन्ग चार्जशीट है किसी के ऊपर जो कोर्ट ने कंफर्म किया हो, ट्रायल पेंडिंग है, इस लोगों को भी प्रावधान रहना है। एक लैंड रिफॉर्म हो इसके ऊपर चुनाव आयोग का शांताराम नाइक जी ये कहना है कि राजनीतिक दलों को की आमतौर पर यह शिकायत होती है कि कई बार सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों पर राजनीतिक मामलों में भी आपराधिक मुकदमे कायम करा देते हैं। ऐसे में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है कि जो हीनियस क्राइम है, मर्डर का है, रेप का है या और जघन्य अपराध जो 7 साल का कहा है जी, उसमें हम कर सकते हैं जिसके ऊपर ऐसा चार्ज है जिसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ है। इस तरह के जो प्रोविजन है उसमें चार्जशीट किया। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि जो फाइनल फैसला लेना है उसके लिए प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी है। कैसे ये बात, जब आप ये एक तरफ आप कहते हैं कि आप बहुत सिंसियर हैं कि राजनीति में पारदर्शिता आए, स्वच्छता आए, भ्रष्टाचार दूर हो, अपराधीकरण दूर हो, दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग चुनाव सुधारों की बात करता है, आप चलिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुला पाए हैं, लेकिन आप खुद आप ही ने वो रिपोर्ट प्लेस की थी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, जब जो आदर्श आचार संहिता पिछले काफी करीब 2-3 दशकों से अनुभव के आधार पर चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयानबाजी की, उसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, उस पर चुनाव आयोग ने उनको चिट्ठी लिखी, नोटिस दिया। तो डिबेट चुनाव सुधारों से हटके इस बात पर चला गया कि इसको कानूनी जामा पहना दिया जाए। आदर्श आचार संहिता जो है वो एक गंभीर मामला है, उसको कैसे आप जस्टिफाई करें? ये आचार संहिता है ना, 1968 वाली है जी। मैंने चुनाव आयोग को बार बार कहा है, इतना शैबिली लिखा हुआ है, उसके एक एक वाक्य आप देखिए, कौन किसने किस साल में लिखा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पढ़ने भी लायक भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, इतनी बुरी तरह से लिखी हुई है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं इस पर आगे बात जारी रखेंगे शांताराम नाइक जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शांताराम नाइक जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कानून और न्याय मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के
चेयरमैन हैं। शांताराम नाइक जी, हम बात कर रहे थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। अभी 2 राज्यों में चुनाव घोषित हो चुके हैं, आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है, इसलिए ये इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप कहीं ना कहीं, आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि चुनाव आदर्श संहिता जो है उसमें पूरे बदलाव की जरूरत है, वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। उसमें जो है प्रावधान है, मैंने कहा कानून में लाओ जाओ, वो स्ट्रांग हो जाएंगी। अभी आप देखिए, मैंने एक बार पूछा चुनाव आयोग को, अगर किसी प्रावधान का चुनाव आयोग अपना कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, क्या शिक्षा है आपकी, आप बताइए मुझे। तो वो तत्पर रहे, 2 नंबर ऐसा हुआ। मैंने कहा मैं बताता हूँ, उसमें तो कोई शिक्षा दी नहीं थी। इसी आयोग इसमें बाद में एक अमेंडमेंट कर दिया था कुछ 10 साल बाद कुछ, और उसमें लिखा है, वो जो पनिशमेंट है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी कैन बी कैंसल्ड, मतलब कैन बी सीज्ड। सीज मतलब सीज नहीं, कैंसल्ड, रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड, आप कोई पार्टी नहीं रहेगी उस नाम की, ठीक है। तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल पोल पे मेरा बैनर लगाता हूँ, ये बिकम्स वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। पनिशमेंट क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ माई पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह के प्रावधान है जिस वो लागू कर दिए जाए, एक दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस गायब हो जाएगी, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाएगी, कोई पार्टी नहीं रहेगी। इस तरह के प्रावधान वहां है। मैंने कहा आप ग्रेडेशन कर दीजिए, कोई छोटी मोटी वायलेशन है तो एक 500 रुपये दंड, 10 रुपये दंड, इस तरह का दीजिए। और बार बार कोई सीरियस उल्लंघन होता है तो ही आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। वो भी कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है, कानून में डालिए। 1951 जो रजिस्ट्रेशन पीपल्स एक्ट है उसमें डाल दीजिए, इसमें डाले बिना ऐसे। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो सही बात है कि अभी तक इस तरह का उदाहरण नहीं मिलता है कि कोई वायलेशन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ने कोई सख्त कदम उठाया। जनरली चेतावनी वो जारी करते हैं, वो चेतावनी देखिए, वो चेतावनी जारी करते हैं। बहुत ज्यादा होता है तो वो निंदा करते हैं किसी के बयान की। लेकिन आपको नहीं लगता है कि भारत में जिस तरह से लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है, अल्टीमेटली जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच अपना एक एग्रीमेंट है, ये कोई संसद का बनाया हुआ कानून नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में एक सहमति बनी है कि हम इस तरह का आदर्श व्यवहार करेंगे चुनाव के दौरान। वो सहमति अभी तक काम कर रही है और चुनाव आयोग की एक कोशिश है कि बिना किसी सजा के प्रावधान के, या जो प्रावधान है भी उनका इस्तेमाल ना किया जाए और एक डेमोक्रेसी को मैच्योर होने दिया जाए। और उसमें वो व्यवस्था पिछले 1968 से जब से ये बनी है आदर्श आचार संहिता, ये काम कर रही है। तो इस वक्त में सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री इस पर सवाल उठाएं। वो चुनाव आयोग की संहिता है, वो काम नहीं कर रही। मैं बताता हूँ, आपको लगता है ये 15 दिन जो चुनाव के होते हैं ना, उस वक्त कोई भी आदेश इलीगल हो या कुछ भी हो, चुनाव आयोग निकाले, उस पर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आपके पास सिर्फ 15 दिन है लगातार काम करके चुनाव जीतने का। इसका फायदा होता है। आयोग का ये कहना है, और खासतौर पर जो अभी रिटायर हुए हैं चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब, उनसे जब लास्ट मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हेट स्पीच रोकने में चुनाव आयोग कामयाब रहा है। चुनाव आयोग ने जो पैसा का बेजा इस्तेमाल होता है उसको कम करने में काफी सफलता हासिल की। झारखंड में उन्होंने राज्यसभा चुनाव रद्द कर दिया। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ, हेट के चुनाव में वो काबिल हो गए बिकॉज उसके बारे में कानून है, उसका आचार संहिता की वजह से नहीं है जी। जहां जहां चुनाव आयोग सक्सेसफुल हुआ है वहां वहां कानून है। कोई भी आचार संहिता के प्रावधान पर कोई काम नहीं कर सकता। तो आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता के खिलाफ आप नहीं है, लेकिन उसको कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, उसको एक कानून की शक्ल देनी चाहिए जिससे कि उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके, उसमें जो प्रावधान है वो ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। आपको लगता है कि उसके बाद राजनीतिक दल जो हैं वो स्वच्छ और नहीं, जितना राजनीतिक इच्छा, वो कानून तो होना चाहिए।
उनको सहमत होना चाहिए कोई अच्छा कानून लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए। कोई सहमत होगा कि नहीं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन संसद तो कानून बनाती है। लेकिन अभी देखिए, संसद ने कुछ जगह कानून बनाने हैं तो बनाए नहीं, उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन उसका फायदा चुनाव आयोग ने लेना नहीं चाहिए था। मैं बताता हूँ एक मुद्दा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 324, जिसके तहत चुनाव का सुपरविजन इनके पास होता है, इलेक्शन कमीशन। उस 324 के तहत जब चुनाव आते हैं, वो चुनाव के पहले रोज ये चुनाव आयोग सर्कुलर निकालते हैं सेइंग दैट अंडर 324, और जो सर्कुलर जो निकालते हैं वो ऐसे होते हैं जिससे संसद को कानून बनाना चाहिए, सर्कुलर से नहीं बनाना चाहिए। इस तरह के प्रावधान वो सर्कुलर से निकालते तो हैं। आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने नियम खुद तय कर रहा है। हाँ, और एक बार इसका फाउंडेशन किसने लिया है? सेशन ने लिया था, और सेशन ने क्या कहा तो मैं मान रहा, मेरा पावर अंडर 324 इज मच मोर देन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इनेक्ट लेजिस्लेशन, ये उन्होंने कहा था। और इसे आप लोकतंत्र के लिए बहुत अभी ये जो इलेक्शन कमीशन है वो भी मानते हैं, वो उनका अधिकार नहीं है, और उनका भी रवैया है कि जल्द से जल्द सरकार कानून बनाए, ये भी उनका रहा है। लेकिन अभी तक उन्होंने जो सर्कुलर्स निकाले वो गलत हैं, वो मैंने उनको दिखा दिया है, वो मानते हैं जी। तो कुल मिला के आपकी इसी बात पे कि आप चुनाव आयोग की शक्ति को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं, जिससे कि एक बेहतर कानून उनको दिया जा सके और देश में और ज़्यादा स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराए जा सकें। शांताराम नाइक जी, आपने तर्कश में हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांताराम नाइक जी। अगले तर्कश में एक और नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।